स्वागत है सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 22 जून को हम लोग चर्चा करने वाले हैं NIPFP सत्यभामा क्या है, ये चर्चा में क्यों आया, विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले पिछले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो आप जाइए पिछला वीडियो देखें करंट अफेयर का, उसके लास्ट में आपको प्रश्न मिल जाएंगे और ये आपके आंसर रहें। तो सबसे पहला सेगमेंट आता है आपका NIPFP। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यानी कि जनता के लिए किस तरीके से वित्तीय जो नीतियाँ हैं वो यहाँ पे बनाई जाती है, डिस्कस होता है। तो चर्चा का विषय क्यों बनाइए, इसको भारत सरकार का इकोनॉमिक थिंक टैंक बोला जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे, उन्हीं को इनका अध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि NIPFB का जो अध्यक्ष है किसको बनाया गया है, उर्जित पटेल को बनाया गया है। ठीक है, और इनका जो चयन हुआ है यानी कि उर्जित पटेल, जिससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे विजय केलकर। तो विजय केलकर के स्थान पे जो आने वाला कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल याद रखना 4 साल का होता है, यानी कि कोई भी अगर अध्यक्ष बनता है NIPFB का वो 4 साल का होता है। ठीक है, तो विजय केलकर जी की जगह पे कौन आ रहा है, उर्जित पटेल जी आ रहे हैं। और उर्जित पटेल आपको याद हो तो गवर्नर के पद से इस्तीफा दे करके चले गए थे, बीच में ही अपना कार्यकाल ना पूरा करके बीच में इस्तीफा दे दिया और वहाँ से चले गए थे। और ये जो थे 24वें गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन NIPFP से ना पूछे तो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि फिर से चर्चा में आए हैं उर्जित पटेल जी, तो आपसे पूछ सकता है कि उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, तो आपको बताना है वो 24वें गवर्नर के रूप में कार्यकाल उन्होंने संभाला था। नेक्स्ट आता है सत्यभामा। तो सत्यभामा चर्चा में क्यों आया, पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। माइनिंग का मतलब जहाँ पे कोयले का खनन होता है, तो उसी से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे इनोवेशन किया गया है, तो वो देखते हैं। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है, ठीक है, यानी कि एक वेबसाइट बनाई गई है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के माइनिंग से संबंधित यानी कि कोयला का जो खनन है उसी से संबंधित कार्य किए जाएंगे। पे कार्य क्या होगा वो आप देखिए। तो उसमें क्या होगा, जो इसका इनागुरेशन है यानी कि जो इसको शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है वर्तमान में, कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी काम क्या करेगा सत्यभामा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कोयला खनन के क्षेत्र में दक्षता, यानी कि किस तरीके से वहाँ पे जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाना, नई नई तकनीकी को वहाँ पे उपयोग करके समय को बचाया जाना, साथ में विभिन्न परियोजनाओं पर ऑनलाइन निगरानी रखनी। जो परियोजनाएं चल रही माइनिंग के क्षेत्र में वहाँ पे किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे मॉनिटरिंग या निगरानी उसकी हो सकती है, वो इस सत्यभामा का काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व शरणार्थी दिवस। हाल ही में ये 20 जून को मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एवरी एक्शन काउंट, यानी कि प्रत्येक प्रतिक्रिया गिनी जाएगी। शरणार्थी दिवस के रूप में इसको मनाया गया। अब ये है क्या, इसको देखते हैं यहाँ पे, यानी कि शरणार्थी होता क्या है, क्यों ये मनाया जाता है। अब बार बार न्यूज में पढ़ते होंगे रोहिंग्या। अब रोहिंग्या क्या है भाई, ये कहाँ से आए रोहिंग्या, कौन है, शरणार्थी हैं तो उनको क्यों कहते हैं शरणार्थी, चलिए देखते हैं। आपको पता होगा जो रोहिंग्या है वो बांग्लादेशी है और कहीं ना कहीं अपना देश छोड़ करके या देश से निकाल दे, कुछ भी बोल सकते हो, तो इधर उधर घूम रहे हैं। तो चलिए समझते हैं शरणार्थी होता क्या है। संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था 1951 में, शरणार्थी सम्मेलन, ठीक है, उसी के नाम से दे दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1951 में हुआ था। इसके अनुसार एक परिभाषा यहाँ से निकल के आई कि एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म तथा राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक कारणों के डर से अपने घर और देश से भाग गया हो। यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी इंडियन की बात करें, अगर भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उसकी जाति को लेकर के कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, या कोई सामाजिक दल है, सामाजिक समूह है, उसको वहाँ से बहिष्कृत कर रहा है, या फिर कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो उस समूह को
कोई भी योजना से लाभान्वित नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वो परेशान हो करके वो देश छोड़ के चले जाएंगे। अब छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे जा कर के। मान लो इंडिया से निकल करके वो नेपाल चले गए या भूटान चले गए, क्योंकि वहाँ पे कोई अपना बॉर्डर या वीज़ा तो लगता नहीं है। तो जो इंडियन नेपाल या भूटान में जाएगा, वो नेपाल या भूटान में क्या कहलाएगा, ये शरणार्थी है। और कहाँ से शरणार्थी आए हुए हैं, वो इंडिया से आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना देश कब छोड़ता है, किसी विशेष परिस्थितियों में अगर कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़ के किसी दूसरी जगह पर रहने, किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो वो व्यक्ति उस देश में क्या कहलाएगा, शरणार्थी कहलाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी थीम याद रखनी है, एवरी एक्शन काउंट। और कब मनाया गया था, 20 जून को मनाया गया था। तो हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये कहाँ पे निकाली जाती है। ये उड़ीसा शहर, उड़ीसा में एक पुरी शहर है, वहीं पे जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। और यहीं से हर साल आपका ये रथ यात्रा होती है, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग, प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज़्यादा लोग भाग लेते हैं। अब चर्चा का विषय क्यों बना, ये जो रथ यात्रा आपकी है कल होनी थी, यानी कि 23 जून को होने वाली थी, 23 जून 2020 को होने वाली थी। और उससे 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही बड़ा निर्णय ले लिया। अब निर्णय क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। हुआ क्या कि 18 जून को जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SA बोबडे, और साथ में जो न्यायाधीश बोपन्ना, इनकी बेंच ने एक रिट पे सुनवाई की। और उस रिट को सुनते हुए इन्होंने अपना निर्णय दिया कि इस साल की जगन्नाथपुरी की यात्रा स्थगित की जाती है। बहुत ही बड़ा निर्णय अपने आप में है ये। तो इन्होंने निर्णय क्यों लिया, सभी को पता है कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो इसके अनुकूल नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो मोदी जी का नारा है, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। अब जहाँ पर एक यात्रा में 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पे 2 गज क्या 2 इंच भी लोग नहीं दूरी बना सकते, एक से दूसरे को चढ़ते रहते हैं। तो इस भीड़ को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखते हुए तो इसका निर्णय लिया गया कि इस साल की जो ये जगन्नाथपुरी की यात्रा है, रथ यात्रा है, वो नहीं होगी। लेकिन ये जो 3 सदियों में ऐसा पहला मौका है जब ये रथ यात्रा नहीं की जा रही है। यानी कि लगभग 18वीं शताब्दी से देखें, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, तीनों सदियों से ये रथ यात्रा होती आ रही है। लेकिन ये 2020 का पहला ऐसा मौका है, यानी कोरोना ने, समझ रहे हो कि क्या क्या चेंज कर दिया। तो ऐसा हुआ है 300 सालों में कि इस साल जो है रथ यात्रा नहीं होगी। तो अपने आप में ये एक बहुत ही कठोर और महत्वपूर्ण निर्णय है। तो नेक्स्ट आता है आपका, आज के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, वर्तमान के योग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। एयर वेंटी क्या है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मास्क दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल बताने, स्थायी और अस्थायी दोनों आपको बताने हैं। गरीब कल्याण योजना भारत के कितने राज्यों में शुरू की गई है। जितने भी आपको इसके आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, और इनके जो आंसर हैं आपको अगले वीडियो के शुरुआत में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।